हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। आज हम बात करेंगे जेईबी के पेपर 4 की रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल ए हम देख रहे थे पहले। उसमें चैप्टर 3 हम आज देखेंगे, जिसका नाम है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग। मतलब रिटेल बैंकिंग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और रिटेल और होलसेल बैंकिंग में क्या क्या डिफरेंस है। इस चैप्टर में हम देखेंगे ये दो चीज़ें। और अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन क्या है, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशन, और हम थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट, द प्रिंसिपल एंड concept ऑफ रिटेल बैंकिंग आर नॉट confined टू ट्रेडिशनल बैंक अलोन। अभी मतलब रिटेल बैंकिंग क्या सिर्फ ट्रेडिशनल बैंक तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे रिटेल बैंकिंग लागू होता है। देयर एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। वो उसके कंसेप्ट सभी जगह लागू होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बेस को सर्विस दी जाती है फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। द कोर आइडिया टू मैनेज ए हाई वॉल्यूम और लो वैल्यू ट्रांजेक्शन इफेक्टिवली while focusing on customer satisfaction and relationship management। ठीक है, here is the here where the retail banking concepts are widely applied। देखो अब कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है रिटेल बैंकिंग concepts को। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स पे। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस एरिया ऑफ एप्लीकेशन। द ऑल मेजर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, वेदर पब्लिक सेक्टर लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और प्राइवेट सेक्टर लाइक HDFC, ICICI, has robust retail banking divisions। They apply these concepts to offer a wide range of products like saving accounts, loan, credit card और mass market। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि अपने सरकारी बैंक्स हैं, PSU, PSB, SBI, यूनियन बैंक, ये सब जितने भी बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सब बैंक्स में रिटेल बैंकिंग करी जाती है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट बैंक्स अपने HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, तो ये भी जितने बैंक हैं, तो ये सब बैंक्स में भी रिटेल बैंकिंग करी जाती है। तो मतलब इनके ऊपर रिटेल बैंकिंग एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया लाइक सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। दे ऑफन टारगेट द अर्बन एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स segments, apply retail concepts to offer premium service, wealth management and credit cards। मतलब जितने भी हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक्स हैं, वो भी लार्ज इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, तो वो भी रिटेल बैंकिंग में भागीदारी निभाते हैं। उसके बाद है स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट्स बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, these banks example AU small finance bank, Equitix small finance bank are mandated to focus on financial inclusion। they apply retail banking concepts to serve unbanked and underbanked population including small business units, small marginal farmers, micro and small industries। their operations are fundamentally retail in nature। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एग्जांपल यहाँ दिया ही है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये सभी बैंक्स को बनाने का उद्देश्य यही था कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बढ़ावा दे पाएँ, और जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, अनबैंक्ड पॉपुलेशन जिनको जिनको बैंकिंग सुविधाओं का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, वो या अंडर बैंक, या उनको बैंकिंग सुविधाओं का लाभ तो मिलता है लेकिन कम जितनी मतलब पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इन दोनों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये सब इन बैंक्स को भी रिटेल बैंकिंग का भागीदार बनाया गया। पेमेंट्स बैंक, इंस्टीट्यूशन लाइक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अप्लाई a subset of retail banking concepts। They focus on mobilizing small deposits, facilitating payments and remittance to a large volume customer। They have restriction on lending activities। अब पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें डिफरेंस ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं ये लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक लोन नहीं दे सकते। ठीक है, मेजरली डिफरेंस ये है। बाकी हम आगे और भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेमेंट्स बैंक को भी रिटेल बैंकिंग के अंदर रिटेल बैंकिंग एप्लीकेबल करी जाती है इनके ऊपर भी। उसके बाद है RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। दीज इंस्टीट्यूशंस आर क्विंटेंशनल एग्जांपल ऑफ रिटेल बैंकिंग एट द ग्रास रूट लेवल। ये ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो ये ग्रास रूट लेवल के अंदर भागीदारी निभाते हैं रिटेल बैंकिंग में। दे अप्लाई रिटेल बैंकिंग प्रिंसिपल्स टू सर्व
द रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन, फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट, पर्सनल लोन, बेसिक सेविंग अकाउंट्स, देयर बाय प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो मोटा मोटा बात यह है कि रिटेल बैंकिंग के अंदर आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक भी भागीदारी निभा रहे हैं। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, many NBFCs operate on models very similar to retail banking. Companies like Bajaj Finserv, Tata Capital are major player of consumer durable loans, personal loans, vehicle loans. They deal with a large retail base, manage credit risk across numerous small loans, focus on quick and efficient service delivery, all core concepts retail banking. तो NBFC जो है वो भी लार्ज कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, तो एनबीएफसी भी रिटेल बैंकिंग में काम करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कंपनीज लाइक HDFC लिमिटेड मर्जर से पहले, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस स्पेशलाइज्ड टू प्रोवाइडिंग होम लोन्स टू इंडिविजुअल्स। दे एंटायर बिजनेस मॉडल्स टू बिल्ड ऑन रिटेल lending principles from customer acquisition, credit appraisal to loan servicing and recovery from large number of individual borrowers। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे HDFC, ये मर्जर से पहले इसलिए लिखा है क्योंकि अब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक इन दोनों का मर्जर हो चुका है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक अभी एक ही कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो हाउसिंग फाइनेंस क्या, ये कंपनीज क्या करती हैं कि कस्टमर को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी मतलब लार्ज कस्टमर बेस है ना इनका भी, तो ये भी रिटेल बैंकिंग के अंदर कार्य करती हैं। फिर फिनटेक कंपनीज, द न्यू एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हैज बीन सीन राइज द कंपनीज दैट अप्लाई रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट टू प्योरली डिजिटल एनवायरनमेंट, डिजिटल लेंडर्स, प्लेटफॉर्म ऑफरिंग इंस्टेंट पर्सनल लोन्स, बाय नाउ पे लेटर सर्विस, एसेंशियली डिजिटल रिटेल लेंडर्स। तो ये डिजिटल लोन प्रोवाइड करवा के भी रिटेल बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। फिर आजकल नया कॉन्सेप्ट है नियो बैंक्स। These digital only banks partner with traditional banks to offer a seamless mobile first banking experience focusing entirely on retail customer, ठीक है। अब नियो बैंक्स आ गए हैं जो कि मेजर बड़े बैंक के साथ टाई अप करके आपको कस्टमर्स को मोबाइल पे डिजिटली सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। द कॉमन थ्रेड अक्रॉस ऑल दीज एंटिटीज इन फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर। तो इसका एक कॉमन चीज क्या है कि सभी ऊपर बताए गए जितने भी मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताए हैं वो सभी इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करते हैं। मैनेजिंग ए हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स एंड लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू डिलीवर सर्विस इफेक्टिवली एंड एट स्केल, ठीक है। तो बड़े स्केल पे इनको सर्विस प्रोवाइड करवाना ही इनका उद्देश्य रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या कौन कौन से कहाँ का एप्लीकेबल होता है रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले होता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, उसके बाद पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसके बाद फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स भी इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करके सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक भी इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करते हैं और रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट पे कार्य करते हैं। मतलब इनका मेन उद्देश्य रिटेल कस्टमर को सर्विस देना है। उसके बाद आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रिटेल बैंकिंग में सर्विस देती है। ये अब ये जैसे पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, ये सब रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। इस रिटेल एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस है, ठीक है। इस तरह की कंपनी जो है ये जैसे बजाज फिंसर्व, तो ये कंपनी जो है एनबीएफसी के अंदर आके रिटेल बैंकिंग को भागीदारी देती है। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये रिटेल बैंकिंग का कार्य करती हैं। फिर फिनटेक कंपनीज बहुत सारी अभी आ गई हैं। फिनटेक कंपनी जैसे कि फोन पे, गूगल पे, ये सब जो है फिनटेक्स कंपनी है, ठीक है। पेटीएम, तो ये बैंकों के साथ मिलके आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं जिससे आप घर बैठे फाइनेंशियल सर्विस सारी ले सकते हैं। नियो बैंक्स है, ये भी सेम उसी तरह से कार्य करते हैं। ये मतलब ये बैंक की कोई ब्रांच नहीं होती, ये सब डिजिटली कार्य करते हैं। तो डिजिटल ओनली बैंक पार्टनर, अच्छा ये मतलब ट्रेडिशनल बैंक के साथ मिलके उनका डिजिटल पार्टनर बन के कस्टमर को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है रिटेल बैंकिंग और होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर। तो सबसे पहला है कस्टमर टारगेट।
इंडिविजुअल कस्टमर होता है इसमें, और इसमें लार्ज कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट किया जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग के अंदर लार्ज कॉरपोरेशन होते हैं, जैसे कि बड़े कॉरपोरेशन है, अडानी अंबानी टाइप, तो वो अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, या अदर बैंक्स, एक एक दूसरा बैंक किसी दूसरे बैंक से लोन लेना चाहता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एनबीएफसी, और ये ऊपर जो हम एग्जांपल देखे हैं सारे, हाउसिंग फाइनेंस है, ये अगर लोन लेना चाहते हैं, तो ये डिफरेंस है रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में। फिर इसका टिकट साइज, अब रिटेल बैंकिंग के जिसके नाम से पता लग रहा है कि टिकट साइज उसका छोटा होगा, ठीक है, मतलब लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, एग्जांपल स्मॉल पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड स्वैप्स, ठीक है। लेकिन होलसेल बैंकिंग के अंदर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगी, कोई लार्ज प्रोजेक्ट पे लोन कर रहे हैं, अपने सिंडिकेट लोन कर रहे हैं, ट्रेजरी ऑपरेशन पे कुछ सिंडिकेट लोन, जैसे कि मानो एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो किसी एक बैंक के पास गया, तो वो बैंक से उसने 1,000 करोड़ का लोन मांग लिया, ठीक है। अब 1,000 करोड़ कोई भी बैंक चाहेगा कि इतना रिस्क मैं एक कस्टमर के ऊपर नहीं ले लूँ, तो वो बैंक क्या करेगा कि बाकी सभी बैंक, बाकी उसके बराबर के बैंक के, मतलब बाकी पीएसबी के पास, या पीएसबी के पास जाएगा, या दूसरे बैंक्स के पास जाएगा, तो उन सबको ये बोलेगा कि यार 1,000 करोड़ का रुपए का मेरे पास कस्टमर है, तो वो लोन लेना चाहता है, तो आप भी हमारे साथ मिलकर एक सिंडिकेट बना लेते हैं, तो हम लोन उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो बैंक क्या करेंगे कि उसका रिस्क वैल्यूएशन करके उसको लोन प्रोवाइड करवाने की मतलब जैसे 1,000 करोड़ वो चाहता है, तो वो ये करेंगे कि चलो कोई बैंक 100 करोड़ दे देगा, कोई 200 करोड़ दे देगा, ऐसे करके वो 1,000 करोड़ रुपए पर लोन उसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो बैंक्स क्या करते हैं, अपना सिंडिकेट एक बना लेते हैं, तो कि बड़े उद्योगपति को एक साथ लोन दे सकें, ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या हैं, अब ट्रेजरी के अंदर बैंक्स अपना पैसा बहुत सी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉरेक्स मार्केट में भी बैंक पैसा लगाता है, ठीक है, या ट्रेजरी ऑपरेशन जैसे इन्वेस्टमेंट करता है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो वो सब मैनेजमेंट भी ट्रेजरी ऑपरेशंस होलसेल बैंकिंग का पार्ट होता है। फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अब ट्रांजेक्शन इसमें क्योंकि क्योंकि बहुत सारा कस्टमर बेस, बहुत बड़ा कस्टमर बेस, तो हाई वैल्यू, वेरी हाई ट्रांजेक्शन बेस होंगी। ए बैंक हैंडल मिलियंस ऑफ रिटेल ट्रांजेक्शन डेली, तो बैंक्स के अंदर, रिटेल बैंकिंग के अंदर मिलियंस ट्रांजेक्शन डेली देखी जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बड़ी, मतलब बड़ा लोन किया तो ट्रांजेक्शन कम होती हैं, रिलेटिवली लो। एक कॉर्पोरेट ब्रांच माइट हैंडल ओनली फ्यू लार्ज ट्रांजेक्शन इन ए डे, इसमें ट्रांजेक्शन का साइज बड़ा होगा, मतलब अमाउंट बहुत बड़ी होगी, लेकिन ट्रांजेक्शन का नंबर कम होगा। इसमें रिस्क प्रोफाइल डाइवर्सिफाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिस्क क्या होता है, रिस्क बढ़ जाएगा पूरा, ठीक है। और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क होगा, क्योंकि आप एक बड़े उद्योगपति को ही लोन दे रहे हो, तब अब जितना पैसा यहाँ पे 4 लोगों को बांटा, उधर इतना पैसा एक ही आदमी को देना है, तो आपका रिस्क क्या होता है, एक ही आदमी पर डिपेंड हो गया आपका पूरा पैसा। द रिस्क इज द concentrated on a few large accounts. The default in a single corporate client can have a significant impact of bank profitability and capital. ठीक है, अब इसके कुछ होने से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बहुत, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अगर एक कोई डिफॉल्ट कर जाता है, लेकिन तो बैंक पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोकस ऑन B2C, बिजनेस टू कस्टमर, और इसमें फोकस टू बिजनेस B2B। तो तो रिटेल बैंकिंग का फोकस है तो बिजनेस टू कस्टमर होता है, कि बैंक बिजनेस करके अपने कस्टमर को लोन देना चाहता है। लेकिन इसमें लोन बिजनेस टू बिजनेस, बैंक टू बैंक भी दिया जा सकता है, बैंक टू कॉर्पोरेशन देते हैं, तो इनका फोकस थोड़ा अलग होता है। फिर प्रोडक्ट इसमें क्या क्या ऑफर किए जाते हैं रिटेल बैंकिंग में, सेविंग, करंट अकाउंट्स, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, डीमेट सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब वो सर्विस हैं जो एक इंडिविजुअल कस्टमर को चाहिए होती है बैंक से, ठीक है। उसके बाद होलसेल लोन के अंदर, होलसेल बैंकिंग के अंदर टर्म लोन हम दे सकते हैं उसको, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दे सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस दे सकते हैं, ट्रेड फाइनेंस, सिंडिकेट लोन, कैश मैनेजमेंट सर्विस, ट्रेजरी सर्विस। अब ये सब क्या होता है, जैसे कि टर्म लोन, तो हम उसको एक टर्म के ऊपर लोन दे रहे हैं, कि हम इतना पैसे पे इस चीज के पैसा दे रहे हैं, इतने ब्याज पे दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया टर्म लोन, ये दोनों में मिल सकता है आपको। उसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना, कि एक बिजनेस को चलाने के लिए उसको कुछ कैश चाहिए, उसको कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिससे कि वो अपना उसको प्रोडक्शन को जारी रख सके। जैसे मान लो कुछ रॉ मटेरियल है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको अब कार मैन्युफैक्चर तो करनी है, अब उसका रॉ मटेरियल क्या है ना, जैसे उसको कहीं से स्टील लेना है, ठीक है। अब स्टील तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना, स्टील किसी बाहर कंपनी से ले रहा है, फिर किसी से टायर ले रहा है, ठीक है।
और किसी से उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ले रहा है। तो ये सब चीजें मिलके एक कार बनती है। ठीक है, अब कार तो बन गई, लेकिन अब कार को प्रोडक्शन को जारी रखने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, कि वो अगर टाइमली पेमेंट्स करेगा स्टील वाले को और टायर वाले को, ठीक है, तभी उसको वो माल सप्लाई करेंगे ना। जैसे वो मान लो कि महीने में 100 कार बनाता है, अब उसको 100 कार बनाने का जितना स्टील लगता है वो चाहिए, उतनी 100 कार के लिए 400 टायर चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बनाने चाहिए उसको। तो उसको टाइमली उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार माल मंगा लेगा, फिर उसको बनाएगा, फिर उस बनाने के बाद उसको गाड़ी को मार्केट में सेल करने में डालेगा। वो ये नहीं करेगा, वो साथ के साथ प्रोडक्शन करता रहेगा, जैसे जैसे गाड़ियां बनेंगी तो वो डालता रहेगा मार्केट में, और बाकी जितने ही उसको और रिक्वायरमेंट लगी तो और ऑर्डर डाल देगा। तो ये जो बीच में जो कैसा चाहिए ना उसको चलाने के लिए, तो वो है वर्किंग कैपिटल। इसके बारे में आगे पूरे विस्तार में और पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब उसका कुछ एक कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई एक बड़ा कोई ब्रिज बन रहा है, तो किसी टेंडर ले रखा किसी ने, कॉन्ट्रैक्टर ने। तो उस फाइनेंस उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करके बैंक भी फाइनेंस उसका कर सकता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस। फिर ट्रेड फाइनेंस, अगर कोई दो कंपनीज बड़ी ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी बैंक अपना सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है, उसको बोलते हैं ट्रेड फाइनेंस। फिर कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो कैश मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है कि एक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्ट आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत सारे कस्टमर एम्प्लॉयज़ हैं, अब एम्प्लॉयज़ की सैलरीज प्रोवाइड करवाना, या उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की को पेमेंट्स करनी होती है बाहर भी अपने वेंडर्स को, तो ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खुद कर सकता है। मतलब बैंक उनके अकाउंट का एक्सेस उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा कैश मैनेजमेंट के तहत। अब वो कैश मैनेजमेंट एक पोर्टल है एक तरह से, वो पोर्टल वहाँ की एम्प्लॉयज यूज़ करके अपने वेरियस वेंडर्स को पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और उनका उनका पूरा मतलब बैंक की जो सर्विसेज हैं, जैसे उनके 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं, अब 1,000 एम्प्लॉयज़, या तो बैंक या तो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद एक लिस्ट बना के लाए और एक बड़ा एक चेक बना के लाए कि हमारे 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप पेमेंट कर दो। ठीक, या तो एक ये चीज़ बैंक में जाके हो सकी, और या वो ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहेगा कि आप मुझे ही मेरे अकाउंट के एक्सेस दे दो, और मैं खुद अपने से ही वो लिस्ट को अपलोड करके उस अपने अकाउंट से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो वो 1,000 अकाउंट्स की लिस्ट खुद ही सिस्टम में डालेगा, जो CMS सिस्टम बोलते हैं। तो और वहाँ से वो पेमेंट जनरेट करके डिस्पैच कर देगा, तो वो पेमेंट चली जाएगी एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो सिस्टम बैंक प्रोवाइड करवाता है उसको बोलते हैं CMS, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस। उसके बाद ट्रेजरी सर्विस, तो हम पहले ही बता चुके हैं ट्रेजरी सर्विस, इसके अंदर फॉरेक्स फॉरेक्स आता है। तो फॉरेक्स जो भी अगर आप किसी भी बैंक के साथ फॉरेक्स एक्सचेंज या कुछ भी कोई बड़ा डीलर है जिसको USA में पेमेंट करनी है डॉलर्स में, ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करवाना पैसा, तो वो कैसे करवा सकता है, तो उसमें बैंक ट्रेजरी सर्विस उनको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, सिस्टम ड्रिवन ऑटोमेटेड। रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या होता है, जो डिसीजन है वो सिस्टम ड्रिवन होते हैं। मतलब जब अगर कोई लोन लेना चाह रहा है, तो वो लोन उसको एक एक सेट फॉर्मेट है, उसके अंदर अगर वो बैठ गया तो उसका लोन अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लोन अप्रूव एज ऑफन बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल एंड एल्गोरिथम फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। ठीक है, और होलसेल बैंकिंग होता है रिलेशनशिप बेस्ड एंड कस्टमाइज्ड। इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन कर सकता है कस्टमर। मतलब अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डिमांड और उसका प्रोजेक्ट ये सब देखने के बाद ही उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन इन्वॉल्व्स डिटेल्ड एनालाइज ड्यू डिलीजेंस एंड नेगोशिएशंस, द रिलेशनशिप मैनेजर प्लेज ए की रोल। तो यहाँ पर जो बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर होगा वही उस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से पूरी नेगोशिएशन करने के बाद उसका लोन या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सर्विस उसको चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इंडिविजुअल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग के अंदर एक सेट ऑफ फॉर्मेट्स है, उसके ऊपर हम पूरा देखेंगे, जैसे उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, ठीक है, उसकी क्या डिमांड है। तो वो सब देखने के बाद हमारी जो सिस्टम की एल्गोरिथम है वो उस पर डिसीजन ले सकेगी। प्राइस एंड स्प्रेड्स, हायर स्प्रेड्स, द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट रेट्स lending rates is generally higher. Banks charge a premium for convenience and risk associated with small loans. अब
इसमें क्या होता है, स्प्रेड्स क्या होते हैं, जैसे बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आता है, कस्टमर से। तो बैंक के पास पैसा आ रहा है मान लो कासा और राफा से, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो ये बोल, अब बैंक्स के पास क्या होता है ना, अगर कासा से पैसा आ रहा है तो बैंक्स उनको कितना, करंट अकाउंट में तो नो कोई इंटरेस्ट देना नहीं है, और सेविंग बैंक अकाउंट पे लगभग 2.5% या 3% के बीच में होता है। अब वो ये पैसा बैंक्स उनसे लेके और लोन कितने पे देगा उनको, कम से कम उनको हम लोन देंगे, हाउसिंग फाइनेंस भी हम देखें तो लगभग 8% या 9% के पास है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो उसको बोलते हैं स्प्रेड, जो कि है 5%, ठीक है। तो बैंक्स को ये फायदा रहता है कि इस पे हायर स्प्रेड मिलता है। तो रिटेल लोन पे अगर कस्टमर से पैसा लेके और दूसरे कस्टमर को लोन देना है तो उसका स्प्रेड हाई रहता है। इन अब इसमें होलसेल बैंकिंग में ये स्प्रेड कम रहता है, लो स्प्रेड, ड्यू टू इंटेंसिव कंपटीशन एंड लार्ज लोन वैल्यू द इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स आर मच थिनर। अब होता क्या है ना कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा लोन लेने आया तो उसके पास नेगोशिएशन की पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आज के टाइम में मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है, क्योंकि अब फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और ये फिनटेक्स, ये जो इतने बड़े बड़े ये प्लेयर्स आ गए मार्केट में, तो कंपटीशन ज़्यादा उनके की वजह से इसके अंदर स्प्रेड क्या जो है कम होता जा रहा है। क्योंकि अब हमको अगर होलसेल बैंकिंग ही करनी है सिर्फ, तो हम बड़े किसी से लोन लेने के लिए उसको ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हमको बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए बैंक को, तो उसको ऐसा नहीं कि 2-2.5% पे या 3% पे लोन पैसा मिल जाएगा, तो उसको लोन के लिए भी मान लो 5% से, ये मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 5% से उसको पैसा मिला और वो आगे दिया उसने 8% से, तो उसका स्प्रेड कितना होगा, 3% हुआ, इसमें स्प्रेड हुआ 5%। ये डिफरेंस है। फिर रिटेल बैंकिंग मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, अब आपने लोन तो दे दिया लेकिन उस लोन को मॉनिटर भी तो करना है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग इज ऑफन सिस्टम ड्रिवन विद अलर्ट्स फॉर मिस्ड पेमेंट्स, एग्जांपल ईएमआई, इट इज मोर अबाउट पोर्टफोलियो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर रिटेल बैंकिंग के अंदर मॉनिटरिंग क्या सिस्टम ड्रिवन है, कि हमारे सिस्टम में चेक, बहुत सारे चेक लगे हुए हैं, तो हमारा सिस्टम हमको बता देगा कि कौन सा कस्टमर ने ईएमआई मिस कर दी है, और हमको अलर्ट जारी हो जाएगा, या कौन सा कस्टमर का अकाउंट एनपी होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इसमें मॉनिटरिंग है सिस्टम ड्रिवन है। और इसमें होलसेल बैंकिंग में मॉनिटरिंग इज इंटेंसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, इट रिक्वायर्स रेगुलर रिव्यू ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, साइट्स विजिट्स एंड क्लोज इंटरेक्शन विद क्लाइंट मैनेजमेंट। अब होलसेल बैंकिंग के अंदर जो कि उस लोन पे या उस सर्विस का जो भी हमने प्रोवाइड करी है उसका मॉनिटरिंग जो है वो हम इंडिविजुअलिस्टिक करना पड़ेगा। मान लो कोई बड़ा कस्टमर है क्या है, और एक उससे छोटा कस्टमर है, तो अब उस कंपनी की नेटवर्क, मतलब उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है और दूसरी कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से ही हम उससे डील करेंगे कि वो हमारे साथ कैसा एक बिजनेस कर रही है और दूसरा कैसा बिजनेस। तो इसका क्या है मतलब कि हम बंदा देख के या इंसान देख के हम उसको सर्विस देंगे, या कंपनी देख के। तो ये एक तरह का इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम है कि इंडिविजुअलिस्टिक बेस पे हम करेंगे, रेगुलर रिव्यू हम करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखेंगे कि वह कैसी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर उसकी रेगुलर बेस पे साइट विजिट करते रहेंगे, कंपनी के आगे के क्या प्लान है, क्या करना चाहती है, क्लोज इंटरेक्शन विद क्लाइंट, अब उनके साथ हम टच में रहेंगे, उनके साथ क्लोज इंटरेक्शन हम टाइमली मैनर पे करते रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये इस तरह से हम बड़े एक कॉरपोरेशन पे मॉनिटरिंग कर पाएंगे। फिर डिलीवरी मॉडल, तो इसमें डिलीवरी मॉडल होता है मास मार्केट होता है, relies on the extensive network of branches, ATMs, digital channels like internet banking and mobile banking to reach wide audience। तो इसमें ऑडियंस अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए मास मार्केट अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें हमारे पास बैंक के पास बहुत सारी ब्रांचेस या एटीएम है, तो वहां से वो जाके अपनी सर्विस बैंक से ले सकता है, डिजिटल चैनल्स जितने भी हमारे हैं। और इसमें क्या, रिलेशनशिप बेस्ड, relies on dedicated relationship manager and specified corporate banking branches। तो होलसेल बैंकिंग के अंदर अगर किसी कॉरपोरेशन को सर्विस चाहिए, तो वो हमारे बैंक के अंदर आके रिलेशनशिप मैनेजर से 1-to-1 बात कर सकता है, ठीक है, या वो स्पेसिफाइड कॉर्पोरेट बैंकिंग ब्रांचेस है वहां पे विजिट कर सकता है। कंट्रीब्यूशन टू इनकम, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू बोथ इंटरेस्ट इनकम और फीस इनकम, लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स, ऑल्सो एक मेजर सोर्स ऑफ फीस बेस इनकम। तो इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम मिलती है और फीस बेस इनकम हम कमा सकते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर टू बैंक टोटल क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो जनरेट सिग्निफिकेंट फीस इनकम फ्रॉम सर्विस लाइक ट्रेड फाइनेंस एंड कैश मैनेजमेंट। तो इसके अंदर भी हम फीस इनकम कमा सकते हैं। इसमें फीस इनकम हम ट्रेड फाइनेंस कर सकते हैं या कैश मैनेजमेंट सर्विस जो मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया उसकी उससे हम कमा सकते हैं।
और ये भी बैंक की क्रेडिट ग्रोथ और इंटरेस्ट इनकम, मतलब दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, दोनों ही बैंक की इनकम को बढ़ाते हैं। अब हम देख लेते हैं समरी, हम क्या क्या ऊपर पढ़ के हैं। तो रिटेल बैंकिंग कहाँ के एप्लीकेबल होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, और फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन एनबीएफसी के ऊपर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर, फिनटेक कंपनी, डिजिटल लेंडर, नियो बैंक, जो ये जो सब ऊपर हम पढ़े हैं, तो ये सब पे रिटेल बैंकिंग एप्लीकेबल होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि टारगेट कस्टमर अलग होता है, इंडिविजुअल कस्टमर है इसमें, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, टिकट साइज इसमें कम होता है, इसमें होलसेल बैंकिंग में ज़्यादा होता है। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है मिलियंस के अंदर डेली, और इसमें कंपैरेटिवली लो ट्रांजेक्शन होती है। तो रिस्क प्रोफाइल इसमें डाइवर्सिफाइड होता है, इसमें कंसंट्रेटेड होता है। फोकस इसमें बी टू सी होता है, इसमें बी टू बी होता है, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें इंडिविजुअल में कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। प्रोडक्ट क्या ऑफर किए जाते हैं? सेविंग लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, प्रीपेड कार्ड, इस टाइप के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये रिटेल बैंक में ऑफर किए जाते हैं। और होलसेल बैंकिंग में प्रोजेक्ट फाइनेंस, टर्म्स लोन, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इसमें रिटेल बैंक डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटेड होते हैं, सिस्टम ड्रिवन होते हैं। लेकिन होलसेल बैंकिंग में रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। मतलब इसमें होलसेल बैंकिंग में कस्टमाइज सोल्यूशन दिए जाते हैं, कस्टमर डिसीजन ले सकते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को देख के, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देख के डिसीजन लिया जाएगा। प्राइसिंग एंड स्प्रेड्स, इसमें हायर स्प्रेड होता है रिटेल बैंकिंग में, और होलसेल बैंकिंग में लोअर स्प्रेड होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम ड्रिवन होती है, और इसमें इंटेंसिव कस्टमर स्पेसिफिक मॉनिटरिंग होती है। डिलीवरी मॉडल रिटेल बैंकिंग में मास मार्केट चैनल्स, ब्रांचेस, एटीएम्स, मोबाइल बैंकिंग, तो इसमें ये इस तरह से सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब रिटेल बैंक की सुविधाएं। लेकिन होलसेल बैंकिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बैंक ने बनाई है, रिलेशनशिप मैनेजर को रखा गया है, जो कि होलसेल बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन टू इनकम, इसमें कासा डिपॉजिट, फीस इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, ये सब कंट्रीब्यूशन करते हैं इनकम के अंदर। इसमें क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट एंड फी इनकम, लाइक ट्रेड फाइनेंस, सीएमएस, ये सब जो सर्विसेज है ये करके हम इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके पूरे चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं, तो ये आप सब देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं उसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आप इसमें जाके क्विज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं, या एक QR कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आंसर भी मैंने नीचे लगा दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं।